नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली में सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में नीति आयोग से जुड़े हरियाणा के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने बैठक की जानकारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने बताया कि कृषि और फसलों को लेकर बैठक में चर्चा की गई, साथ ही शिक्षा के मुद्दे पर भी मंथन किया गया। सीएम ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में देश को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। नीति आयोग के माध्यम से अपने देश को हमको कैसे दुनिया में आगे नंबर 1 अपना देश कैसे बने और हर प्रदेश का कंपटीशन में जो स्थान है उसका कंट्रीब्यूशन देश की आर्थिक व्यवस्था में कैसे बने, तो इस नाते से हर प्रदेश अपना विचार करता है। कृषि में अलग अलग पहलू, किसान की आय डबल कैसे हो, डाइवर्सिफिकेशन के नाते से हमको जिन फसलों की ज़्यादा आज आवश्यकता है उसमें हम कैसे एंटर करें। खास करके जैसे अगला वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर ये मनाया जा रहा है, तो मिलेट ईयर के नाते से ये अब एक तय विषय है कि हमारी जो खान पान में जितना मोटे अनाज का उपयोग होगा उतना शरीर के जो हमारी जो ज़रूरतें हैं वो ज़्यादा पूरी होंगी, शरीर स्वस्थ होगा। और खासकर कोविड के बाद तो ये सिद्ध हो गया है कि इसका हमें मिलेट का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। शिक्षा भी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस अनुसार हम कितना उसके लिए तैयारी कर चुके हैं। हमने डिक्लेयर किया है कि देश भले ही 2030 तक हमारी जो एनईपी को अपनाएगा, हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक पूरा करेंगे। बहुत से परिवर्तन हमने उसमें कर दिए हैं। KG to PG ये हमने परिवर्तन कर दिया है। कुछ जो ऐसे कोर्सेज जो पहले केवल इंग्लिश में होते थे उनको मातृभाषा यानी हिंदी में हमने उसको शुरू कर दिया है। ज़्यादातर जो सरकारी स्कूल थे पहले केवल हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब हमने उसको जो हमारा CBSE उसके कोर्स के साथ भी जोड़ा है। ऐसे शिक्षा में जितने भी हमारे आगे विषय आए हैं उसके ऊपर मैंने विचार किया है। हेल्थ का भी जो पैरामीटर्स हैं, सारे देश भर के जो पैरामीटर्स हैं उसमें हम हर एक क्षेत्र में एवरेज जो नेशनल एवरेज है उससे हम ऊपर हैं। हेल्थ में भी हम हाई जो हमारा कुछ पैरामीटर्स खास करके मेवात जिला है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जरूर थोड़े कम हैं। पलवल जिले के कम हैं, अन्यथा हमारे बाकी जो सारे 20 जिले हैं वो नेशनल एवरेज से ऊपर हैं। जो देश के 100 डिस्ट्रिक्ट टॉप 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें हमारे 20 जिले आते हैं। तो इस प्रकार इन सब विषयों पर आगे बढ़ते हुए और आज हमने सारी चर्चा की है। तो सीएम की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। नीति आयोग की बैठक में बनती हैं योजनाएं, ये कहना है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। देश को आगे बढ़ाने के लिए बनती हैं योजना। स्वास्थ्य और शहरी निकाय के मुद्दों पर हुई चर्चा। कृषि और फसलों को लेकर चर्चा की गई। प्राकृतिक खेती को बढ़ाने पर हुई बातचीत। पशुपालन, मछली पालन, बागवानी के जरिए किसानों की आय बढ़ाने पर चर्चा हुई। नई शिक्षा नीति पर भी हुई बातचीत। केंद्र ने 2030 में नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य रखा है। छात्रों को तकनीक से जोड़ने के लिए बांटे गए टैबलेट। ये सीएम मनोहर लाल की बड़ी बातें हैं जो उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही है। हरियाणा सरकार के स्कूलों को हरियाणा बोर्ड के साथ साथ CBSE से जोड़ा गया। स्वास्थ्य के मामले में हमारा प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से अच्छा है, यह कहना है सीएम मनोहर लाल का। नीति आयोग ने नई इनोवेशन की सूची में हमें तीसरा स्थान दिया। रोजगार के साथ स्किलिंग बढ़ाना सरकार का लक्ष्य। नीति आयोग ने निजी संस्था CMIE के बेरोजगारी के आंकड़ों को झुठलाया है। नीति आयोग के मुताबिक हरियाणा में केवल 8% बेरोजगारी दर।
वहीं पंचकुला में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पार्टी के कई आगामी कार्यक्रमों का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने चिंतन शिविर के आयोजन के लिए प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का धन्यवाद भी किया। वहीं दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि किसी भी वर्ग की आशाओं पर बीजेपी सरकार खरी नहीं उतरी है, इसलिए लोगों ने वोट की चोट से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का फैसला सुनाया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर हरियाणा में 23 में से बीजेपी सिर्फ 12 सीटों पर जीती थी, इसलिए अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी तो हर क्षेत्र में बीजेपी को मात मिलेगी, क्योंकि जनता बीजेपी जेजेपी से छुटकारा पाना चाहती है। पंचकुला में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चिंतन शिविर था ये, और इस दौरान कांग्रेस के तमाम नेता इस चिंतन शिविर में शामिल हुए। वहीं हरियाणा से कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इस दौरान अपनी बातें रखी और उन्होंने कहा कि जो प्रदेश की जनता है वो बीजेपी जेजेपी सरकार से उब चुकी है, इसलिए अब प्रदेश में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता मेहनत करते हैं तो अगली सरकार कांग्रेस की बन सकती है। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कई मामलों को लेकर अपनी बात रखी। एक तरफ जहां उन्होंने विधायकों को धमकी मामले में गिरफ्तारी पर एसटीएफ की सराहना की, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के चिंतन शिविर पर भी उन्होंने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस में हर किसी की अपनी कांग्रेस है और एक गुट दूसरे गुट की बैठक में नहीं जाता है। जो है हमारी पुलिस को मिली है और जिस प्रकार से उन्हें जितने भी धमकी देने वाले लोग थे उन सारे लोगों को अरेस्ट कर लिया और प्रूफ के साथ अरेस्ट कर लिया। जो सिम कार्ड उनके पास यूज रहते हैं उनको सारा को देखते हुए 2 लोग बम्बे से, 4 लोग मुजफ्फरनगर से, मुजफ्फरपुर बिहार से हमने अरेस्ट किए और निश्चित तौर से उसकी और डिटेल के साथ कौन लोग और इसमें शामिल है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हमने पहले भी ये बात कही थी और माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय गृह मंत्री दोनों ने ही जिस प्रकार से उसमें इंटरेस्ट लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पेशल अधिकारियों की मीटिंग लेके इस बात पे हमने उस दिन भी कहा था कि सरकार इस विषय में पूरी तरीके से गंभीर है। उनका चिंतन शिविर है तो चिंतन शिविर में आप करें तो ये आगे बस मैं तो यही करता हूँ शुभकामना कि ठीक ठाक कर लें, कहीं इसमें कुछ और बोल रख लेते। देखिए उनकी पार्टी का मामला है, वो किसमें आता है। कांग्रेस में तो इस प्रकार का चलता ही है कि ये मीटिंग किसने बुलाई, इस बात पे होता है। कांग्रेस की मीटिंग होती है, व्यक्तियों की मीटिंग होती है। कांग्रेस में ही कई कांग्रेस है तो हर लीडर की अपनी कांग्रेस है। अगर वो मीटिंग बुलाएगा उसमें वो लोग आएंगे, दूसरे में दूसरे लोग आएंगे, तीसरे में तीसरे लोग आएंगे, तीसरे बड़े पहले बन जाएंगे, पहले बड़े तीसरे बन जाएंगे। अगर जाएंगे तो उनके अपने लीडरों के खिलाफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार का है, वहां पार्टी जैसी कुछ स्थिति है नहीं। हर आदमी की अपनी व्यक्तिगत पार्टी है, उसका नाम कांग्रेस है लेकिन है व्यक्तिगत। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और पिछले लंबे टाइम से हरियाणा के खिलाड़ी ने हर जगह अपने झंडे गाड़ रखे और कमाल करके दिखा रहे और इस की बार भी निश्चित तौर से बहुत अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसी हम सबको पूरी उम्मीद है। सरकार ने हर जगह जो पक्षपात होता था उसको समाप्त करने का काम किया। सरकार ने एक पॉलिसी बना दी कि अगर ये प्राइज जीत के यहाँ तक का स्थान प्राप्त करके कोई भी खिलाड़ी आता है उसके लिए ये चीज निश्चित है, तो उसमें उसको किसी के सिफारिश की जरूरत नहीं है। वो मेरा परिचित है नहीं है, इसकी उसको जरूरत नहीं है। बस उसकी जो अचीवमेंट है उसको वो चीज मिलेगी। इसलिए हमने उस पक्षपात को समाप्त किया। तो बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास तो कोई अप्रोच तो नहीं है ना जी, तो उस खिलाड़ी को विश्वास है कि अप्रोच नहीं है तो क्या बात है, मेरी अचीवमेंट है मुझे उस पर वो मिलेगा। और बहुत अच्छी राशि जो है मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे ज्यादा अच्छी राशि जो है और सबसे ज्यादा सम्मान जो दे रहा है हरियाणा दे रहा, और हरियाणा के नौजवान उसमें उनकी अच्छी अचीवमेंट है। वही हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने क्षेत्र के करीब 1 दर्जन गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने लोगों की ओर से रखी गई बिजली, पानी और गलियों से संबंधित समस्याओं को विधानसभा में उठाने की बात कही। उन्होंने गांव बापोड़ा, बीरन ढाणी, बीरन दांकला, खुर्द, सांगवान
अलगपुरा में लोगों से जनसंपर्क किया और सीधे तौर पर उनकी समस्याएं सुनी। समस्याओं के निवारण हेतु कांग्रेस नेता ने सीधे अधिकारियों को फोन कर उनसे संपर्क किया और जल्द से जल्द समस्याओं को हल करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र की समस्याओं के प्रति वे गंभीर हैं और आने वाले विधानसभा सत्र में वे लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठाकर उन्हें पूरा करवाएंगी। वहीं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने नारनौंद में जल भराव वाले गांवों का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों को जल्द से जल्द पानी की निकासी किए जाने को लेकर उन्होंने सख्त हिदायत दी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब तक पानी की निकासी नहीं होती तब तक एसडीएम कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए। आगे निर्देश दिए कि जब तक गांवों में जल निकासी नहीं होती तब तक सभी बेलदार केवल जल निकासी का ही कार्य करेंगे और फसल खराब के आकलन के लिए 5 अगस्त से गिरदावरी का कार्य भी किया जाएगा। जल जनित बीमारियों के फैलने की आशंका के मद्देनजर डिप्टी सीएम ने सीएमओ डॉक्टर रत्ना भारती को प्रत्येक गांव में फॉगिंग कराने, दवाई उपलब्ध करवाने और ग्रामवासियों के स्वास्थ्य की जांच करवाने के निर्देश दिए। वहीं सिंचाई विभाग के अधीक्षक अभियंता को पाइपलाइन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी हिदायत दी। इसके लिए उन्होंने अपने स्वैच्छिक कोटे से 30 लाख रुपए की ग्रांट भी दी। एवरेज से ज्यादा 5 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक पूरे प्रदेश में गिरदावरी चलती है। तो विशेष गिरदावरी की आज जरूरत नहीं है क्योंकि 3 दिन बाद गिरदावरी पूरे प्रदेश भर में शुरू हो जाएगी। आज के दिन प्रोविजंस की बात है। मेरे को तो अभी पता चला कि फ्लड के बिना अगर ओवर रेनफॉल से किसी का पानी खड़े होने से किसी का घर गिर जाता है तो कोई प्रोविजन किसी भी स्टेट ने नहीं बनाई। तो अब चंडीगढ़ जाके उस पर जरूर हम प्रोविजन बनाएंगे कि फ्लड जितना नहीं मगर एक मिनिमम मुआवजा हर उस किसान को दिया जाए जिसके घर को नुकसान पहुंचता है फ्लड। मंत्री दुष्यंत चौटाला ने नारनौंद में गांवों का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर जल भराव को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। वहीं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा है कि बुजुर्गों की पेंशन में कटौती को लेकर इनेलो पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेगी और यह प्रदर्शन 5 अगस्त से शुरू होगा। इनेलो जिला मुख्यालयों पर बुजुर्गों को साथ में लेकर प्रदर्शन करेगी और प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए वे गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे। नफे सिंह राठी का कहना है कि जननायक देवीलाल ने जो पेंशन योजना शुरू की थी उस पेंशन को सरकार ने काटकर ठीक नहीं किया। पेंशन बुजुर्गों का सम्मान है और बुजुर्गों की पेंशन काटकर सरकार बुजुर्गों का अपमान कर रही है। उनका कहना है कि अगर परिवार में कोई सरकारी चपरासी भी लग जाता है तो उसके परिवार की आय 2 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है। ऐसे में अगर परिवार बड़ा हो तो बुजुर्गों के हिस्से में क्या आएगा। प्रदेश सरकार को सभी बुजुर्गों को सम्मान के तौर पर पेंशन देनी चाहिए। कांग्रेस वालों को चिंता कांग्रेस की होगी, हमें कोई चिंता नहीं है। हम तो अपनी पार्टी का ग्राफ बढ़ाएंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएंगे। कौन सी कांग्रेस का जिक्र कर रहे हो धनखड़ जी? कांग्रेस तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस अलग है, शैलजा जी की कांग्रेस अलग है, रणदीप सुरजेवाला जी की कांग्रेस अलग है, कैप्टन अजय सिंह की अलग है, किरण चौधरी की कांग्रेस अलग है, कुलदीप बिश्नोई भी अभी तक पार्टी छोड़ी नहीं है उन्होंने, उसकी कांग्रेस अलग है। मैं कल से सोच रहा था प्रोग्राम बनाने की, लेकिन कल तीज थी।
वहीं रेवाड़ी में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हुई, जिसके पहली बार बैठक में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव पहली बार तल्ख नजर आए। बगैर प्रस्ताव पास किए गांव राजपुरा खालसा में पंचायत भवन में 3 शेड का निर्माण कराने और फिर ठेकेदार की लाखों रुपए की पेमेंट रोक देने के मामले में मंत्री ने ग्राम सचिव निशा को सस्पेंड कर दिया। इससे संबंधित शिकायत ठेकेदार ने ग्रीवेंस की मीटिंग में रखी थी। इससे पहले जांच में सरपंच भी दोषी पाई जा चुकी है। इसी के साथ दूसरी समस्याएं भी ग्रीवेंस की मीटिंग में रखी गई, जिन पर ओपी यादव ने सुनवाई की। ग्राम सभा में आप एक पंचायत सेक्रेटरी द्वारा किसी ठेकेदार के साथ जानबूझकर एक गुस्ताखी साबित हुई और उसके उपलक्ष्य में उसको सस्पेंड किए जाने के आदेश हुए। ठेकेदार ने तब तक मौके पर 3 शेड डाल दी। बाद में ग्राम सचिव ने प्रस्ताव करने वाली जगह पे कार्रवाई रजिस्टर में लाइन भेज दी। और खबर तो शाम से है, जहां पर एसडीएम मनीष कुमार यादव ने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर सोमवार को अधिकारियों की बैठक ली और ड्यूटी निर्धारित करते हुए इसे पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाने के निर्देश दिए। साथ ही एसडीएम ने समारोह स्थल की साफ सफाई, मैदान को समतल कराने, दर्शकों के बैठने की व्यवस्था करवाने, शहीद स्मारक की साफ सफाई करवाने आदि व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों की ड्यूटियां निर्धारित की। वहीं बैठक में एसडीएम ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर भी अधिकारियों की ड्यूटियों से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि अभियान को ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक का सहयोग जरूरी है। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारत सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर फरीदाबाद में अमृत महोत्सव की इस अभियान के तहत मुख्य डाक पोस्ट ऑफिस से इसकी शुरुआत की गई। डाक अधिकारी गिरीश माथुर ने बताया कि पोस्ट ऑफिस से तिरंगा खरीद सकते हैं, जिस पर भारत सरकार ने इस बार हर घर तिरंगा फहराने का अभियान शुरू किया है। उसी कड़ी में इसकी शुरुआत की गई है। फरीदाबाद के 43 डाकघर और 88 पोस्ट ऑफिस की शाखाएं हैं, जिसमें सोमवार से ये सुविधा शुरू कर दी गई है। लोग किसी भी पोस्ट ऑफिस और डाक शाखा से इसे आराम से खरीद सकते हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस से तिरंगा खरीदने वाले लोगों ने कहा कि अपनी देश की आन बान शान तिरंगा को इस बार वो अपने घर पर जरूर लगाएंगे और सभी को घर पर अपने तिरंगा को जरूर लगाना चाहिए। नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। गवर्नमेंट की बढ़िया स्कीम है। हाँ, क्या कहेंगे लोगों से कि यहाँ नहीं, हाँ लेना चाहिए और सबको लगाना चाहिए। देश की लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, लोगों को यही है, देश से जुड़ना चाहिए, देश राष्ट्र प्रेम रखना चाहिए। वो जरूरी है ये चीज़ तो आज के टाइम में। सभी डाकघरों में 25 रुपए में कपड़े से बना हुआ तिरंगा उपलब्ध होगा सेल के लिए। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर भारत सरकार द्वारा हर घर तिरंगा एक अभियान चलाया जा रहा है। भारत सरकार का प्रयास है कि इस बार 15 अगस्त पे हर घर पे तिरंगा फहराया जाए। तो लोगों की सुविधा के लिए डाकघर को चुना गया है कि वो तिरंगा उपलब्ध कराए। उसी कड़ी में आज 1 अगस्त से 15 अगस्त तक बहुत बढ़िया खुशी हो रही है। हम इस साल अपने देश का अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, तो नेचुरल बात है झंडा फहराते हुआ है। वैसे तो मैं हर साल झंडा फहराता हूँ, मतलब आज से नहीं 50 साल से चला आ रहा है, लेकिन आज ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अमृत महोत्सव है हमारा। तो आप लोगों को क्या कहना चाहिए डाक ऑफिस से खरीदे तिरंगा? मेरे ख्याल ये कि हर आदमी को अपने घर पे झंडा जरूर फहराना चाहिए। करो सब लोग, आप ही खरीद लो सर। सर
वहीं चंडीगढ़ के आईटी पार्क पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल ने शनिवार शाम को गुंडागर्दी का नंगा नाच खेला। पुलिस कर्मचारियों ने बुलेट पर बिना हेलमेट जा रहे युवक को रोककर उसका चालान काटने की बजाय सीधा उस पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। यहां तक कि बुलेट सवार को नीचे उतरने का मौका भी नहीं दिया। बाद में पुलिसकर्मियों ने युवक को खींचकर बुलेट से नीचे उतारा और फिर पैरों से भी मारा। पूरी घटना सामने एक इमारत में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी पीड़ित पक्ष ने सौंपा है। हालांकि दोनों पुलिस मुलाजिमों को नहीं पता था कि उनकी ये हरकत कैमरे में कैद हो रही है। उन्होंने तो उल्टा पीड़ित से यह लिखवाया कि वो बुलेट से गिर गया था, जिस कारण उसको इतनी चोटें लगी हैं। पीड़ित युवक की पहचान 31 साल के इंदिरा कॉलोनी के रहने वाले बिट्टू के रूप में हुई है और उसकी पीठ पर पड़े पुलिस डंडों के निशान सारी कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। युवक को बुरी तरह से पीटने के बाद पुलिस वाले उसे सीधा मनी माजरा अस्पताल ले गए और वहां पर जाकर डॉक्टर से झूठ बोलने के लिए कहा कि वो बुलेट से गिरकर जख्मी हुआ है। पीड़ित ने बताया कि वो इतना डर गया था कि पुलिस वालों ने उससे जैसा कहा उसने वैसा ही डॉक्टर को बता दिया। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑनलाइन के नाम पर लोगों को लाखों रुपए का चूना लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, गिरोह के सदस्य लिंक भेजकर ग्राहक के खाते को भी साफ कर दिया करते थे। एसीपी क्राइम की माने तो अब तक गिरोह के सदस्य देश भर में कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। साइबर क्राइम की टीम ने तीनों आरोपियों को राजस्थान के भरतपुर से गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान जावेद, तस्लीम खान और शागिर्द के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 मोबाइल, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, सिम कार्ड और हजारों रुपए की नकदी बरामद की है। एसीपी क्राइम की माने तो आरोपियों ने सेक्सटॉर्शन की भी साइट बना रखी थी, जिस पर वीडियो कॉल करके ये ग्राहकों को फंसाते थे। ये ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 3 सदस्य हमारी साइबर पुलिस स्टेशन ईस्ट ने गिरफ्तार करके और इसमें कार्रवाई की है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपना के और देश के सभी कोनों के लोगों को फोन करके और उनको लिंक भेज के और उनके साथ ठगी करते थे। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के जिला कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया एक कैदी पुलिस गिरफ्त से फरार होने की कोशिश में कोर्ट की पहली मंजिल से कूद गया। पहली मंजिल से कूदने पर कैदी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं कैदी को वकीलों ने पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घायल कैदी को उपचार के लिए गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। यहाँ पे एक मुलजिम आया था, इधर मुलजिम को पेश करा गया था 19 नंबर कोर्ट में। तो मुलजिम पुलिस वाले से हाथ छुड़वा के ना इधर छत फर्स्ट फ्लोर से नीचे से कूद गया। तो क्या कितनी चोट आई है उसके, कितने बजे की घटना है? ये 3 साढ़े 3 बजे के बीच की घटना है। उसके सिर पे चोट आई है और फिर उसको वकीलों ने ही पकड़ा यहाँ पे। अपना नाम बताइए। धर्मपाल सैनी एडवोकेट। क्या हुआ था सर, एक बार बताएंगे? ये इधर एक मुलजिम को पेशी पे लाए थे, इधर फर्स्ट फ्लोर पे। उन्होंने वहाँ से पुलिस वाले के उससे वो अपना हाथ छुड़ा के और वहाँ से छलांग लगा दी इधर। वो यहाँ काफ़ी इंजर्ड हो गया। इंजर्ड होने के बाद वो भाग नहीं पाया, अदरवाइज वो यहाँ से पुलिस से अपना हाथ छुड़ाकर भाग सकता था कस्टडी से। 3:30 बजे के बाद ऊपर से फर्स्ट फ्लोर से मुलजिम नीचे कूद गया। तो जैसे शोर हुआ हम भी आए तो वो गिर पड़ा। फिर यहाँ 4-5 वकीलों ने उसको पकड़ लिया। वो कस्टडी से भागा था तो ऊपर से फिर पुलिस वाले आए, वो उसको ले गए। कितनी चोट आई उसको? उसके सर में लगी है, ज्यादा तो नहीं लगी, वही ये सिर लगा पाता है गमले। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।